हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th की आपकी एसएसटी की वर्कशीट नंबर 64। डेट है आपकी 10 दिसंबर 2020। आज की जो आपकी वर्कशीट है वो आपके चैप्टर फर्स्ट, इतिहास के चैप्टर फर्स्ट फ्रांसीसी क्रांति से ली गई है। पुनरावृत्ति है ये आपकी, जिसमें आपकी 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये सारे ही क्वेश्चन जो हैं आपके वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिहाज से। टोटल 15 क्वेश्चंस हैं आपके। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन कौन थे। चैप्टर में जैसा कि आपने पढ़ा होगा जैकोबिन क्लब के बारे में। जैकोबिन क्लब जो था उसमें ज़्यादातर समाज के जो कम समृद्ध हिस्से वाले लोग थे वही हुआ करते थे। तो फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे समाज का कम समृद्ध हिस्सा। सेकंड, दुकानदार और कारीगर घड़ी साज, नौकर और गरीब मजदूर। इसके अलावा आप जैसे पेस्ट्री बनाने वाले लोग, इसके अलावा छपाई करने वाले लोग, इस तरह के लोग भी इस क्लब के सदस्य हुआ करते थे, तो आप वो भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन सेकंड है आपका, फ्रांसीसी क्रांति में योगदान देने वाले किन्हीं दो दार्शनिकों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो इसमें किसी भी दो दार्शनिकों के बारे में बहुत ही संक्षिप्त रूप से हमें लिखना है। जैसे हम एक लिख लेते हैं रूसो के बारे में। रूसो जनता के अधिकारों के पक्षधर थे, यानी रूसो हमेशा ही जनता के अधिकारों की बात किया करते थे, उनका पक्ष लिया करते थे। रूसो ने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक लिखी, जिसमें वो जनता के अधिकारों के बारे में बताते हैं। ठीक है। सेकंड, आप जॉन लॉक के बारे में लिख सकते हैं कि जॉन लॉक ने राजा के दैवीय शक्ति होने को नकारा था। तो जॉन लॉक कहते थे कि राजा के पास जो इतनी ये दैवीय शक्ति होती है, खुद को ये जो भगवान की तरह दिखाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो वो राजा के पास जो असीमित शक्तियाँ होती थी उसको नकारते थे। जॉन लॉक ने सम्राट के अधिकारों को चुनौती भी दी थी, क्योंकि जॉन लॉक का मानना था कि हमारे समाज में जो सम्राट होता है, जो राजा होता है, उसके पास कुछ ज़्यादा ही शक्तियाँ होती है, जिसकी वजह से वो लोगों का शोषण करता है। इसीलिए उसकी शक्तियों में कटौती की जानी चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन थर्ड है आपका कि ओलम दे गूच कौन थी। तो आंसर हो जाएगा आपका कि ओलम दे गूच एक फ्रांसीसी लेखिका थी। ठीक है। वह महिला अधिकारों के पक्षधर में थी, क्योंकि वहाँ पे महिलाओं की स्थिति बहुत ख़राब थी। तो इसीलिए जो ओलम दे गूच थी, उन्होंने महिला के अधिकारों के लिए बहुत सी चीज़ें लिखी थी, बहुत सी बातें कही थी। उन्होंने महिला के अधिकारों और महिला नागरिक घोषणा पत्र तैयार किया था। तो महिला के अधिकारों के लिए जो नागरिक घोषणा पत्र तैयार हुआ था, उसमें भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है। क्वेश्चन फोर्थ है आपका कि रॉबेस्पियर के शासनकाल को आतंक का शासन क्यों कहा जाता है। आंसर हो जाएगा आपका कि जो रॉबेस्पियर थे, रॉबेस्पियर ने अपने शासनकाल के दौरान चर्चों को बंद कर दिया और उनके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया। तो जो भी चर्च हुआ करते थे उस टाइम पे, रॉबेस्पियर ने सारे चर्च बंद कर दिए और उसके बाद उन भवनों को बैरक या फिर ऑफिसेज बना दिए थे। और जो रॉबेस्पियर था उसका शासनकाल आपका 1793 से 1794 तक था। तो इस बीच रॉबेस्पियर ने नियंत्रण और दंड की सख्त नीति अपनाई थी। उसके 1 वर्ष के शासनकाल में हजारों व्यक्तियों को मृत्युदंड दिया गया। तो रॉबेस्पियर हर किसी को मरवा दिया करता था। कोई भी अगर उसकी बात नहीं मानता था या उसके विरोध में होता था, जो भी उसका दुश्मन होता था, वो उन लोगों को सीधा मृत्युदंड दे दिया करता था। ठीक है। इसी वजह से जो लोग उसके पक्ष में भी थे, बहुत से उसके विपक्ष में हो गए। जो लोग उसके साथ थे बाद में उसके दुश्मन बन जाते हैं। तो इस पूरे टाइम पीरियड को आतंक का शासनकाल कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन 5 है आपका, फ्रांसीसी समाज में महिलाओं का जीवन कैसा था। आंसर होगा कि महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त नहीं थे। तो जो महिलाएं थी उनको किसी भी तरह के अधिकार पुरुषों के समान प्राप्त नहीं थे। जैसे कि पुरुषों को तो राजनीतिक अधिकार भी मिल गए थे, आपके वोट देने का अधिकार मिल गया था, लेकिन महिलाओं को इसके लिए बहुत ज़्यादा लंबा संघर्ष करना पड़ा था। कामकाजी महिलाओं की मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम होती थी। तो जो कामकाजी महिलाएं थी, काम करने वाली महिलाएं थी, उनको पुरुषों के मुकाबले में सैलरी या पैसे जो वेजेस होते थे वो बहुत कम दिए जाते थे। तीसरी स्टेट की अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी। इसके अलावा जो तीसरा वर्ग था हमारे फ्रांस का, उसकी महिलाएं अपनी जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी। वह सिलाई, बुनाई, कपड़ों की धुलाई करती थी, बाज़ारों में फल फूल सब्जियां बेचती थी, अथवा संपन्न घरों में घरेलू काम करती थी। तो अपनी जीवन को चलाने के लिए, अपनी जीविका निर्वाह के लिए तीसरे स्टेट की महिलाओं को कई तरह के काम करने पड़ते थे। ठीक है।
क्वेश्चन 6 है आपका कि फ्रांस के 3 स्टेट का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो फ्रांस में जो 3 स्टेट्स थे आपके, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको लिखना है। तो जैसा कि प्रथम स्टेट जो था आपका, फ्रांस में प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग के लोग थे, जैसा कि हमने चैप्टर में देखा था कि प्रथम स्टेट में आपके पादरी वर्ग के लोग आ जाते हैं, जिनका देश की 10% भूमि पर उनका नियंत्रण होता था। इन्हें सभी प्रकार के करों से छूट प्राप्त थी। तो जो हमारे पादरी वर्ग के लोग थे, उन्हें किसी तरह के टैक्स नहीं देने पड़ते थे, उन्हें हर तरीके के करों से छूट प्राप्त थी, इन्हें जन्म से ही कई तरह के विशेषाधिकार मिल जाते थे। ठीक है। द्वितीय स्टेट में आपके कुलीन वर्ग शामिल था, द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग शामिल था, इन्हें भी कर देने से छूट प्राप्त थी, तो इन्हें भी किसी तरह का कर नहीं देना पड़ता था, इन्हें भी जन्म से ही विशेष अधिकार प्राप्त थे। इसके बाद आ जाता है आपका तृतीय स्टेट। तो तृतीय स्टेट में व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान, भूमिहीन मजदूर एवं दास शामिल थे। केवल तृतीय स्टेट को सभी प्रकार के कर देने पड़ते थे। तो जो तृतीय स्टेट था वो हर तरह के टैक्स देता था, जैसे कि ताइद देता था, टाइल देता था। ताइद जो कि आप चर्च द्वारा वसूला जाने वाला कर था, और जो टाइल था वो सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर था। तो तृतीय स्टेट हर तरह के कर देता था, बल्कि प्रथम और सेकंड जो स्टेट था वो कोई कर नहीं देता था। ठीक है। 7 क्वेश्चन है आपका कि दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति का क्या महत्व था। इसका आंसर हो जाएगा आपका कि यह विश्व का प्रथम ऐसा आंदोलन था जिसने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे विचारों को अपनाया। तो ये पहला एक ऐसा आंदोलन माना जाता है पूरे विश्व का जिसने स्वतंत्रता को, समानता को और बंधुत्व यानी कि भाईचारे जैसे विचारों को अपनाया था। इसने राष्ट्रवादी आंदोलन तथा राष्ट्रवादी भावना को बढ़ावा दिया। थर्ड इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका कि इसने देश के सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार की अवधारणा का प्रचार किया। तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद ही समान अधिकार की जो अवधारणा थी वो पूरे विश्व में फैली थी, जो बाद में कानून के सम्मुख लोगों की समानता की अवधारणा का आधार था। तो बाद में आज के टाइम पे जो हम समानता की अवधारणा को देखते हैं कि कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, ये जो धारणा थी इसका आधार आपका फ्रांसीसी क्रांति ही थी। क्वेश्चन 8 है आपका, फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। वैसे तो सारे ही क्वेश्चन इस वर्कशीट के बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बट ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। इसे मैंने 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखा है और आप इसे 5 के अकॉर्डिंग भी रेडी कर सकते हैं। इसमें मैंने 3 रीजंस दिए हैं, जैसे राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण और आर्थिक कारण। आप इसका आंसर बच्चों ऐसे ही तैयार करना, जैसे सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, इसके अलावा आप तत्कालीन कारण भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 ही कारण इसके तैयार किए हैं। राजनीतिक कारण में आप लिखेंगे कि लुई 16 अयोग्य शासक था, वह अपनी शान शौकत में लगा रहता था। तो जो लुई 16वां हमारा शासक था, ठीक है, वो बहुत ही अयोग्य, मतलब एक अच्छा शासक नहीं था। वो बस अपनी शानो शौकत में खुद को मतलब अच्छा दिखाने के चक्कर में ही लगा रहता था, उसे जनता की कोई परवाह नहीं होती थी। लगातार होने वाले युद्ध के कारण शाही खजाना खाली हो चुका था। इसके अलावा बार बार क्योंकि युद्ध हो रहे थे, इस वजह से उसका जो शाही खजाना था वो भी खाली हो चुका था। सामाजिक कारण में आप लिखेंगे 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बटा था, जैसा कि अभी हमने पहले देखा कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्टेट। ठीक है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्टेट। तो प्रथम और द्वितीय स्टेट में जो लोग होते थे उनको विशेष अधिकार प्राप्त थे, और तृतीय स्टेट में जो लोग होते थे उनको सभी प्रकार के कर देने पड़ते थे। ठीक है, तो समाज में बहुत ही ज़्यादा डिविजन्स थे, जो समाज था वो बहुत ज़्यादा हिस्सों में बटा हुआ था। कुछ वर्ग तो ऐसे थे जिनको बहुत तरह के विशेष अधिकार दिए गए थे, लेकिन एक वर्ग ऐसा था जिसे किसी तरह के अधिकार नहीं थे, बल्कि हर तरह की जो जाति थी वो एक ही वर्ग के साथ की जाती थी। फिर थर्ड आप आर्थिक कारण लिख सकते हैं कि फ्रांस में किसानों की दयनीय स्थिति थी। किसान जो थे उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। देश में बेरोजगारी की समस्या थी, सूखे व ओले के प्रकोप से जीविका संकट जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। तो उस टाइम पे राजतंत्र के टाइम पे जीविका संकट उत्पन्न होना बहुत ही नॉर्मल बात मानी जाती है। ठीक है, लोग जो किसान थे या वहाँ के आम लोग थे वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। महंगाई चरम सीमा पे थी, एक तो सूखा और ओला पड़ जाता था, ऊपर से जो महंगाई थी सरकार लगातार महंगाई बढ़ाती ही जाती थी। इस वजह से वहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा असंतोष फैल गया था, जिसकी वजह से फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लुई 16वां के राज्यारोहण के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति कैसी थी? आंसर हो जाएगा आपका कि लुई 16वां के राज्यारोहण के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। ठीक है, उसका जो शाही खजाना था वो भी खाली हो चुका था। तो लुई 16वां के टाइम पे स्थिति बहुत ज़्यादा वहाँ की ख़राब थी, क्योंकि शाही खजाना भी खाली हो चुका था। क्यों खाली हो गया था? क्योंकि वो लोग लगातार युद्धों में ही लगे रहते थे। तो लगातार युद्ध में उलझे रहने के कारण खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। इसके अलावा जो फ्रांस था उसके ऊपर 10 अरब लिवरे से अधिक का कर्ज और ज़्यादा चढ़ गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 10 फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन क्या था? आंसर होगा आपका कि फ्रांस में जैकोबिन सरकार के पतन के बाद संविधान में चुनी गई परिषद की शासन व्यवस्था की गई। ठीक है, परिषद 5 सदस्यों वाली कार्यपालिका थी जिसे डायरेक्टरी कहा जाता था। तो जैकोबिन सरकार के बाद 5 सदस्यों वाली कार्यपालिका चुनी गई थी जिसे हम डायरेक्टरी कहते थे। डायरेक्टरी शासन का प्रयोग भी असफल रहा था। तो जो ये डायरेक्टरी शासन था फ्रांस में जिसे लाया गया था वो भी सफल नहीं हो पाया था, ये भी असफल हो गया था। 11 है आपका, 100 कुलात कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कि 100 कुलात जैकोबिन क्लब के सदस्य कामगारों की तरह बिना घुटने वाली धारीदार पतलून पहनते थे। तो उनकी एक स्पेशल ड्रेस हुआ करती थी जैकोबिन क्लब के सदस्यों की। ऐसा अपने आप को वो लोग जो थे यानी 100 कुलात जो थे वो अपने आप को कुलीनों से अलग करने के लिए ऐसा किया करते थे, ऐसी ड्रेस पहना करते थे। इसी पोशाक के कारण उन्हें 100 कुलात कहा जाता था। तो उनकी इस ड्रेस की वजह से उन्हें 100 कुलात कहते थे, क्योंकि वो जो ड्रेस पहनते थे वो बिना घुटनों वाली यानी घुटने तक की हुआ करती थी और वो खुद को कुलीनों से अलग दिखाने की कोशिश करते थे और उनकी इसी पोशाक की वजह से उन्हें 100 कुलात कहा जाता था। ठीक है, क्वेश्चन 10 है आपका 12 है आपका, राजतंत्र और गणतंत्र सरकार में क्या प्रमुख अंतर है? तो राजतंत्र और गणतंत्र में आपको फ़र्क लिखना है। तो राजतंत्र का अर्थ होता है बच्चों राजा का शासन, यानी एक ऐसा देश या एक ऐसी जगह जहाँ पर राजा का शासन होता है, जहाँ पर सारी जो शक्तियाँ होती है वो राजा की होती है, तो उसे हम राजतंत्र कहते हैं। अर्थात जहाँ राजा का शासन होता है उसे हम राजतंत्र कहते हैं। इसके अलावा जो गणतंत्र होता है हमारा, गणतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन। जहाँ जनता के द्वारा चुने गए मुखिया का शासन होता है उसे हम गणतंत्र कहते हैं। तो जहाँ पर जनता का शासन होता है, गणतंत्र यानी जहाँ पे जनता का शासन हो, यहाँ पर जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुना जाता है वो शासन करता है। तो ऐसी जगह को यानी ऐसे देश को हम गणतंत्र कहते हैं, गणतंत्र वाला देश या गणतांत्रिक सरकार कहते हैं। और राजतंत्र में जहाँ राजा का शासन होता है। ठीक है, क्वेश्चन 13 है आपका, 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की क्या स्थिति थी? इसका अंत किस प्रकार हुआ? तो दासों की स्थिति सबसे पहले आप लिखेंगे कि दासों की जो स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा दयनीय थी। फ्रांस में दासों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। सेकंड आप लिखेंगे उन्हें किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं थे। तो जो दास हुआ करते थे उन्हें किसी तरह के अधिकार प्राप्त नहीं होते थे, उन्हें अच्छे से खाना पीना भी नहीं दिया जाता था, बहुत मारा पीटा जाता था। उन्हें सामान की तरह खरीदा और बेचा जाता था। जैसे सामान नॉर्मली खरीदे और बेचे जाते थे उस तरह से दासों को भी खरीदा बेचा जाता था। दास प्रथा के अंत की अगर हम बात करें तो 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में उपस्थित दासों को मुक्त करने संबंधी कानून पारित कर दिया। यह कानून मात्र 10 वर्ष तक लागू रहा। तो 1794 में जो कानून पारित हुआ था वो सिर्फ 10 साल तक लागू रहा था, जिसमें कि दासों को मुक्त कर दिया गया था। उसके 10 वर्ष बाद क्या होता है, 1804 में नेपोलियन आ जाता है, नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि दास प्रथा को फिर से शुरू कर देता है। उसके बाद 1848 में इतने सालों बाद फिर से फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का पूरी तरह से यानी इसके बाद ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। 1848 में फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन 14 है आपका, लुई 16वां के अंत के बाद फ्रांस एक संवैधानिक राजतंत्र कब और किस प्रकार बना? आंसर होगा 1791 में फ्रांस को संवैधानिक राजतंत्र घोषित कर दिया गया लुई 16 के बाद। शक्तियों को कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका में विभाजित कर दिया। तो 3 हिस्सों में इसे बांट दिया गया और सम्राट के अधिकार सीमित कर दिए गए। जैसे पहले सम्राट के पास असीमित अधिकार प्राप्त थे, अब उसके अधिकार को सीमित लिमिटेड कर दिया गया था।
क्वेश्चन 15 है आपका, फ्रांस की राजनीति में नेपोलियन बोनापार्ट की भूमिका को लिखिए। तो हमें इसमें नेपोलियन के बारे में लिखना है, नेपोलियन बोनापार्ट की फ्रांस की राजनीति में क्या भूमिका रही थी। तो नेपोलियन ने राजतंत्र की पुनः स्थापना की। जो राजतंत्र हमारा ख़त्म हो चुका था उसे नेपोलियन ने दोबारा शुरू कर दिया था अपने आने के बाद। नेपोलियन ने जन्म आधारित विशेषाधिकार ख़त्म कर दिए। इसके अलावा जन्म से आधारित जो विशेष अधिकार मिल जाते थे लोगों को, उसे इसने ख़त्म कर दिया था। उसने कानून की समानता स्थापित की, यानी कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, इस तरह की। उसने दास प्रथा की शुरुआत फिर से कर दी थी। फिफ्थ आ जाएगा आपका कि उसने सामंती प्रथा को समाप्त कर दिया। जो पुराने टाइम में आपकी सामंती प्रथा चलती थी उसे भी इसने ख़त्म कर दिया। इसके अलावा उसने परिवहन, संचार व्यवस्था तथा व्यापार में भी सुधार किए। ठीक है, तो ये सारे उसकी राजनीति में जो उसकी भूमिका थी वो था। ओके।